टिश्यू प्रोसेसिंग जो मेन टॉपिक था ये चल रहा था। इसमें फिक्सेशन पड़ा है, डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग। फिक्सेशन में ब्रीफ सा देख लें क्या होता है कि आपका ये जो टिश्यू है जो आप बॉडी से निकालते हैं, कोई भी टिश्यू हो सकता है, इसे आप फिक्स करते हैं किसी लिक्विड में जो कि फॉर्मेल्डिहाइड था, तो वो इसे हार्ड बना देता है और इसे नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व रखता है। डिहाइड्रेशन उससे अगला स्टेप है। मैंने बताया था कि इस टिश्यू प्रोसेसिंग में हर अगला स्टेप पिछले स्टेप को अनडू करता है, मतलब उसे खत्म करता है और नया प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो डिहाइड्रेशन है रिमूवल ऑफ वाटर, जो कि इस फिक्सेटिव को जिसके अंदर जाके इसे हार्ड किया था या इसे नेचुरल स्टेट में रखा था, तो अब उसका काम खत्म हो गया। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, उसने इसे बाहर निकालना है, तो इसमें हम अल्कोहल यूज करते हैं। क्लियरिंग जो है ये आप जाइलिन से करते हैं। इसमें फिर आप क्या करते हैं, जो डिहाइड्रेशन में अल्कोहल आपने यूज किया है वो आप क्लियरिंग की मदद से निकालते हैं। तो इसमें जो यूज होता है वो जाइलिन है, ये आपने पढ़ा। आज एम्बेडिंग या इम्प्रेगनेशन। एम्बेड होता है स्टफ करना, किसी चीज को भरना। इस टिश्यू को आपने बाहर निकाल लिया, तो ये अब एम्बेडिंग से मुराद है स्टफ, स्टफिंग करना, किसी चीज को भरना दूसरी चीज में। जिस तरह आप किसी कॉटन को भर देते हैं एक ब्लैंकेट में, उस तरह ये स्टफिंग कि आपने इसके अंदर स्टफ करना है उस चीज को जो इसे हार्ड रखे, इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखे। तो जो एम्बेडिंग का प्रोसेस है ये मेल्टिंग पॉइंट पे होता है और ये वैक्स के जरिए होता है। वैक्स आपको पता है मुख्तलिफ तरह की वैक्सेस हैं, तो इस वैक्स में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपने अचीव करना है कि जो आपके पास कोई भी वैक्स है फॉर एग्जांपल, उसको आप मेल्ट करते जाएंगे। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा जो कि ऑलमोस्ट ये होता है 54 to 60 डिग्री, तो आप उस वैक्स को एम्बेड कर देते हैं, स्टफ कर देते हैं इस टिश्यू में। अब ये एम्बेडिंग करेगा क्या, क्या करेगी एम्बेडिंग? ये उसकी जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, उसकी शेप या उसकी स्ट्रेंथ उसको मेंटेन रखती है, वो पिघलेगा नहीं। जिस तरह एक केक होता है, अगर वो पिघल जाए, आप उसे अगर हीट करें तो पिघल जाता है, तो उसको आप काट नहीं सकते क्योंकि इससे अगला स्टेप है कटिंग। तो आप काटेंगे कैसे पिघली हुई चीज को? तो उसके लिए आपको उसे हार्ड रखना पड़ेगा, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप इसे स्टफ करते हैं वैक्स इसके अंदर। कितनी वैक्स स्टफ करनी है? वो जो आपका टिश्यू है उससे 25 से 30 गुना ज्यादा। वॉल्यूम ऑफ वैक्स शुड बी 25 to 30 टाइम्स देन टिश्यू। जो टिश्यू है आपके पास ये वाला, इससे 25 से 30 गुना आपने इसे अंदर डालना है वैक्स को। अब एम्बेडिंग जो है ये 3 से 4 सेपरेट जार्स में की जाती है। आप तो 3 से 4 सेपरेट जार, वैसे 2 में कर लेते हैं, तो ये मुख्तलिफ जार्स में की जाती है इस प्रोसेस को मुकम्मल अचीव करने के लिए। टाइम कितना लगता है इस पे वो डिपेंड करता है साइज ऑफ टिश्यू पे। तो अगर लार्जर टिश्यू है जैसे कि स्किन या बोन का टिश्यू आया, उसकी आपने टिश्यू प्रोसेसिंग करनी, तो उस पर एम्बेडिंग टाइम लेगी एज कम्पेयर टू स्मॉलर वंस। जिस तरह लिवर से प्लेन का आ गया तो उसमें टाइम कम लगेगा। टोटल ड्यूरेशन होती है इसकी वो 4 घंटे होती है एम्बेडिंग की, 4 से पहले खत्म हो जाता है। तो इसमें भी 4 घंटे से पहले को खत्म होगा जो कि स्मॉलर टिश्यू है। और ये जो स्किन या बोन जो हार्ड टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज आपके 4 घंटे लेते हैं। तो ये आपके एम्बेडिंग की कुछ इंफॉर्मेशन है कि इसमें ये चीज़ें होती है, इतना टाइम लगता है, इतने जार्स होते हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ वैक्सेस, आप ये जो इसमें वैक्स एम्बेड कर रहे हैं इस टिश्यू में, वो वैक्स कौन सी होगी? मुख्तलिफ तरह की वैक्स होती है आपके पास। जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल की जाती है वो पैराफिन की वैक्स होती है, रूटीनली यूज़ की जाती है, तकरीबन हर टिश्यू में इस्तेमाल की जाती है। तो रूटीनली यूज वैक्स, और इसकी इसकी क्या खसूसियत है कि ये गुड कंसिस्टेंसी देता है, गिव्स गुड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मुराद इसकी मैंने बताया स्ट्रेंथ जो है उसको ये मेंटेन करता है, ताकि आप इसे बाद में कट कर सके। इससे अगला स्टेप क्या था, कटिंग। आप इसे कट करते हैं मुख्तलिफ पीसेज में, अब वो कट नहीं होगा अनलेस कि आप ने इसकी जो शेप है वो हार्ड की हो, इसकी जो कंसिस्टेंसी वो हार्ड की हो। एंड अलाउज 3 to 4 माइक्रोन कटिंग। तो इसकी वजह से क्या होती है, कटिंग आप कर सकते हैं। 3 to 4 माइक्रोन एक साइज है, आप अगले कटिंग में देखेंगे ये क्या होता है माइक्रोन का साइज। अभी वैसे बता दो कि ये ब्लेड होती है, एक ब्लेड काटती है, तो उसमें आप सेंटीमीटर मीटर में नहीं लेते, आप इसमें माइक्रोन में साइज लेते हैं जो इस टिश्यू को काटने का। तो बताना ये चाह रहे कि 3 से 4 माइक्रोन की कटिंग अलाउ कर देता है पैराफिन वैक्स। अगर पैराफिन वैक्स आपने उसमें ना एम्बेड किया तो कट ही नहीं होगा। पैराफिन वैक्स आपने एम्बेड किया, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई, वो हार्ड हो गया, फिर आप उसे काट सकते हैं।
काट के आप उसकी स्टेनिंग करेंगे, फिर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो ये सारा इसलिए हो रहा है बेसिकली। दूसरे नंबर पे आपके पास है वाटर सोल्यूबल वैक्स। अब वाटर सोल्यूबल वैक्स, वाटर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें जो आपने टिश्यू रखना है वो आप डिहाइड्रेशन से नहीं गुजारेंगे, आप फिक्सेशन के बाद डायरेक्टली इसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका एक नुकसान, ये इसका फायदा है कि टिश्यू कैन बी प्लेस्ड विदाउट डिहाइड्रेशन। आप डिहाइड्रेशन का जो स्टेप है उसे बाईपास करके आप डायरेक्टली इसमें रख सकते हैं। इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, टिश्यू टूटने का, फ्रेगमेंट्स बनने का खदशा होता है, इसलिए ये कम यूज किया जाता है। तो ये दो। तो तीसरा आप देखें, कोलाइडन जेल भी इस्तेमाल की जाती है किसके लिए, जो हार्ड बोन्स है। हार्ड बोन्स कौन सी हो सकती हैं, आपके पास जो फीमर बोन है फॉर एग्जांपल, ये अगर आप लें तो इसमें आप कोलाइडन यूज करेंगे स्टफिंग के लिए। और इसमें एक फायदा ये है कि कोलाइडन में आपको ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता, हाई टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये तीसरी आपकी हो गई। चौथी है पैराप्लास्ट। पैराप्लास्ट बेसिकली देखें आप, पैरा मीन्स पैराफिन, तो एक तो इसमें पैराफिन वैक्स होगी जो आप ये पढ़ चुके हैं। इस पैराफिन वैक्स में आप प्लास्टिक पॉलीमर्स ऐड कर दें, कुछ पॉलीमर सब्सटेंसेस ऐड कर दें, तो ये पैराप्लास्ट बन जाता है। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, पैराफिन वैक्स और प्लास्टिक पॉलीमर। पॉलीमर होता है बनाने वाला, मतलब कोई अगर एक दीवार है ईंटों से बनी तो इसकी जो मोनोमर है वो ईंटें होंगी, तो पॉलीमर से मुराद मैनी सेल्स या मैनी एलिमेंट्स प्लास्टिक के मिलके पैराफिन वैक्स में आप डालेंगे तो पैराप्लास्ट बन जाएगा। अब इसमें आप पैराफिन वैक्स अगर आप प्योर यूज करें तो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो पैराप्लास्ट अगर आप यूज करेंगे तो क्या है, कंपैरेटिवली सॉफ्टर है पैराफिन वैक्स से। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आपने याद रखना 56 डिग्री सेल्सियस होता है, कि आप इसे मेल्ट करते जाते हैं, क्योंकि इसमें प्लास्टिक है, मेल्ट करते जाएंगे आप, करते करते एक पॉइंट आएगा 56 डिग्री पे जिसपे आप स्टफिंग शुरू कर देंगे क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। और इसमें एक फायदा क्या होता है पैराप्लास्ट का, कि ये रिड्यूस कर देता है प्रोसेसिंग टाइम, जो ओवरऑल टाइम इधर आपने देखा 4 घंटे से कम टाइम पे कर देता है। तो ये इम्बेडिंग का प्रोसेस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे अगला जो स्टेप होता है वो कटिंग होता है। कटिंग को आप सेक्शनिंग भी कह सकते हैं। सेक्शनिंग से बता दो आप सेक्शन बना, तो ये फॉर एग्जांपल टिश्यू था, इसमें मिसाल के तौर पे आपने स्टफिंग कर ली है, तो फिर आप इसे कटिंग करेंगे। कटिंग जो जिससे करते हैं, जिसकी मदद से, वो ब्लेड्स होती हैं कुछ, उन ब्लेड्स को आप माइक्रोटोम कहते हैं। माइक्रोटोम, माइक्रो मीन्स स्मॉल, टोम टू कट, के आपने स्मॉल पार्ट्स में कट करना है इस टिश्यू को। इसी वजह से जो ब्लेड है, जो जिससे आप आम नाइफ से या ब्लेड से नहीं काटेंगे, आप इसके लिए स्पेशल ब्लेड्स यूज करेंगे जिसे आप माइक्रोटोम कहते हैं। माइक्रोटोम का वर्ड इसी से निकला, माइक्रो मीन्स स्मॉल, टोम टू कट। अब जो माइक्रोटोम है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब डिफरेंट टाइप्स किस लिए यूज होती है, डिफरेंट टिश्यूज के लिए। टिश्यू ये चीज डिक्टेट करेगा कि आपने कौन से माइक्रोटोम यूज करना है। और इसके टाइप्स है 6-7, ये हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। बाकी अब ये आप याद रखना है कि पैराफिन वैक्स या दूसरी वैक्स कोई भी आप इम्बेड कर दें या इम्प्रेगनेशन कर दें तो उससे अगला स्टेप है कटिंग। ये आप सारा कुछ कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आप कटिंग आसानी से कर सकें, अदरवाइज कटिंग नहीं होगी। तो कटिंग आप किससे करते हैं, माइक्रोटोम से। स्पेशल ब्लेड्स यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी और टिश्यू प्रोसेसिंग फॉर कटिंग एंड सेक्शनिंग इज कॉल्ड माइक्रोटोम। तो ये आसान, तो इस प्रोसेस को आप माइक्रोटोमी कहते हैं। जो ब्लेड है वो कहलाएगी माइक्रोटोम, और ये जो अमल है काटने का, कटिंग को आप दूसरे अल्फाज में माइक्रोटोमी भी कह सकते हैं। जिस ब्लेड को आप यूज करेंगे वो माइक्रोटोम कहलाएगा।